हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अगर आपको एक मेडिकल कॉलेज चूज करना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए फाइंड आउट करने के लिए कि अगर आप वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट करोगे, अपने लाइफ के 5.5 इयर्स दोगे तो क्या वो सही रहेगा या नहीं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ इशू ये होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ फीस देखते हैं कि अगर इस इंस्टीट्यूशन की फीस कम है तो मैं यहां चला जाता हूं। देखो, अब अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, आप 680 प्लस कैटेगरी में आ रहे हो, 650 प्लस कैटेगरी में आ रहे हो, कैटेगरी इन द सेंस मार्क्स में जो आप टॉपर स्टूडेंट हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस चूज करने हैं जो टॉप कॉलेजेस हैं। लेकिन अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, आपके मार्क्स इतने नहीं आए हैं, ना तो आपके ऐसे नंबर आए हैं कि मान लो आपके सिर्फ 140 नंबर आए हो, आपके अगर नंबर 500 आए हैं, 600 आए हैं, 400 आए हैं। अब आपके पास एक कंफ्यूजन है कि मैं कौन सा कॉलेज चूज करूं, क्या ऑप्शन मेरे लिए सही रहेगा। तो इस वीडियो में हम वो सारी डिटेल में डिस्कशन करना चाह रहे हैं और मैं इस वीडियो को रेकमेंड करूंगा, अगर आप पेरेंट हो तो आप अपने बच्चे के साथ बैठ के देखो, और अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आप अपने पेरेंट्स के साथ देखो, क्योंकि जो हम डिस्कशन करेंगे उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या सही ऑप्शन है आपके लिए और उसे चूज कैसे करना है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें लाइफ में ऑब्वियसली बात है समझनी पड़ेगी कि ये जो डिसीजन है ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। ये जो डिसीजन है ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि ना तो सिर्फ आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने पेरेंट्स का मनी भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने पेरेंट्स का मनी भी इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल और एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है आपकी लाइफ का। अब अगर मैं डिस्कस करूं कि वो फ्रेमवर्क क्या है, जिस फ्रेमवर्क के बेसिस पे मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि ये ऑप्शन हमारे लिए सही रहेगा या नहीं, वो हम डिस्कस करते हैं। और एक छोटा सा अपडेट मैं देना चाहता हूं, हमारा व्हाट्सएप का ऑफिशियल चैनल लाइव हो चुका है। आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन पे चेक करें, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप अपने आप को अपडेटेड रखेंगे। नीट 2024 के लिए स्टडी रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, टाइम सेविंग अलर्ट्स मिलेंगे और मोटिवेशनल कोर्स मिलेंगे, मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप अपने आप को मोटिवेट रख सको। इस चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको हमारे चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा ये वीडियो, व्हाट्सएप का चैनल। अब देखिए हमारा क्या पैरामीटर होता है जिसके बेसिस पे हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। तो देखिए हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं। एनआरआईएफ रैंकिंग क्या है उस इंस्टीट्यूशन का, एनएमसी का रिकग्निशन है या नहीं, एडमिशन एलिजिबिलिटी, फी स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली बात है फी स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लोकेशन कहां की है, रूरल सर्विस बॉन्ड, ये एक चीज है जो कि स्टूडेंट्स मिस आउट कर देते हैं, ये भी हमें देखना पड़ेगा, पेशेंट फ्लो क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है, और इंटरनल पीजी कोटा। देखिए अब मैक्सिमम टाइम पे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, अगर आपको एक जनरल डॉक्टर बनना है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना एमबीबीएस कंप्लीट करते हो और आप डॉक्टर बन जाते हो। लेकिन अगर आपको एक स्पेशलिस्ट बनना है तो आपने अपना अंडर ग्रेजुएशन किया, फिर आप पीजी करते हो। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो टॉप कॉलेजेस होते हैं, वो क्या करते हैं, पीजी कोर्स भी आपको उसी इंस्टीट्यूशन से ऑफर करवा देते हैं, पीजी कोर्स भी आपको उसी इंस्टीट्यूशन से ऑफर करवा देते हैं। उससे बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा बेनिफिट स्टूडेंट को मिलता है, तो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग। हम स्टार्ट करने वाले हैं एनआईआरएफ रैंकिंग। अब एनआरआईएफ रैंकिंग क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंक्स कॉलेज इन द कंट्री। अब यहां पे क्या होता है, ये फ्रेमवर्क किस बेसिस पे काम करता है, फ्रेमवर्क वर्क करता है इनका फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो, इंस्टीट्यूशन एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट और क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशन, क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशन। और ये गवर्नमेंट रिलीज करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करती है। और इसका जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि जितनी अच्छी रैंकिंग है उस कॉलेज की उतना अच्छा ये कॉलेज है, जितनी अच्छी रैंकिंग है उस कॉलेज की उतना अच्छा ये कॉलेज है। तो ये एक प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी किसी भी इंस्टीट्यूशन को, मेडिकल के इंस्टीट्यूशन को चूज करते टाइम पे, कि क्या उसकी एनआरआईएफ रैंकिंग है। अब काफी टाइम पे ऐसा हो सकता है कि जिस इंस्टीट्यूशन को आपने देखा हमारे फ्रेमवर्क के थ्रू उसमें एनआरआईएफ रैंकिंग नहीं हो,
तो उसको फिर आप ऑप्शनल रख सकते हो, उसको फिर आप ऑप्शनल रख सकते हो। लेकिन अगर एनआरआईएफ रैंकिंग आपके पास दो इंस्टीट्यूशन है और दोनों को कंपेयर करना, और अगर किसी की एनआरआईएफ रैंकिंग बेटर है, आप उसको चूज कर सकते हो, उसको चूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है एनएमसी रिकॉग्निशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनएमसी रिकॉग्निशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस बॉडी इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर एमबीबीएस कॉलेज एंड कोर्स इन द कंट्री। एनएमसी इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल for the regulating MBBS colleges and courses in the country. Okay, और it is responsible for maintaining the quality of medical education. ये रिस्पॉन्सिबल भी है कि जो एजुकेशन आपको मिल रहा है वो क्वालिटी एजुकेशन है या नहीं। जैसे कि एक डिफरेंस आता है डीम्ड कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस में, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एनएमसी का अगर आपके उस इंस्टीट्यूशन के पास रिकॉग्निशन है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको आप टारगेट कर सकते हो, जिसको आप ऑप्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद मैं अगर बात करता हूं एडमिशन एलिजिबिलिटी की। एडमिशन एलिजिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडमिशन एलिजिबिलिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस बेसिस पे? The eligibility criteria must be taken into consideration. Okay? तो क्या होता है वहां पे? स्टेट कोटा में 85% सीट रिजर्व रहती हैं, स्टेट कोटा में 85 सीट्स रिजर्व रहती हैं, और ऑल इंडिया कोटे में 15% सीट्स रिजर्व रहती हैं। अब इस रिजर्व में भी रिजर्वेशन रहता है अदर कैटेगरीज का, वो थोड़ा सा सेपरेट टॉपिक है, मैं उसे बाद में डिस्कस करूंगा। तो एज अ स्टूडेंट, एज अ फैमिली, अब आपको यहां पे ये देखना है कि अगर आप किसी कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो क्या आपका वहां पे एडमिशन हो भी पाएगा या नहीं, क्या आप एलिजिबल हो वहां पे एडमिशन लेने के लिए ऑल इंडिया कोटे से या नहीं। अगर आप किसी स्टेट के नेटिव हो, मान लीजिए आप एमपी में नेटिव हो, तो आप एमपी में आपके पास 85% सीट्स का रिजर्वेशन है, 85% सीट्स का रिजर्वेशन है। लेकिन अगर आप वहीं से एमपी से महाराष्ट्र के कॉलेज जाना चाहते हो तो फिर आपको 15% ऑल इंडिया कोटे से ही एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ये जो एलिजिबिलिटी है, एडमिशन एलिजिबिलिटी, ये भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस टाइम पे फिर आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आपको ड्रॉप लेना है या फिर आपको क्या करना है, जो ऑप्शन मिल रहा है उसे लेना है। यहां पे भी बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम हमेशा बोलते हैं इस टाइम पे आप ये चेक करो कि आपको अगर ये ऑल इंडिया कोटे से एडमिशन मिल सकता है तो ही इसको ट्राई करो, अदरवाइज दूर रहो, क्योंकि फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है आना। क्योंकि अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो ऑब्वियसली बात है फिर आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है फीस स्ट्रक्चर। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें मैक्सिमम पेरेंट्स और मैक्सिमम स्टूडेंट्स भी एग्री करेंगे कि ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है किसी भी एमबीबीएस इंस्टीट्यूशन को चूज करने का। अब देखिए, मैं ये नहीं बोलना चाहता कि एमबीबीएस बहुत ज्यादा महंगा है, मैं ये नहीं बोलना चाहता कि एमबीबीएस बहुत सारे लोगों के रीच से दूर है, लेकिन हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूशन, फीस वैसे डिसाइड होती है। कुछ इंस्टीट्यूशन की फीस 70 लाख होती है, कुछ इंस्टीट्यूशन की फीस ईयरली अगर मैं बात करूं तो 30,000 भी होती है। अब वो वेरी करता है, अगेन वो वेरी करता है। तो यहां पे मैं एक चीज रेकमेंड करूंगा, अगर आपने कॉलेज को शॉर्टलिस्ट किया है, अगर आपने कॉलेज को शॉर्टलिस्ट किया है तो जो फीस का सेक्शन है, जो फीस का सेक्शन है उसको भी आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं कि आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। क्या आप लोन के थ्रू कर सकते हो, क्या फिर आप खुद ही इतने केपेबल हो कि आप उतनी फीस भर सकते हो या नहीं भर सकते हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है डिसाइड करने का कि क्या मुझे इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है मैं ये भी बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है मैं ये भी बताऊंगा। लोकेशन, अब लोकेशन एक ऐसी चीज है जो स्पेशली अगर मैं बात करूं मेडिकल फील्ड में, ये इतना ज्यादा इंपैक्ट प्ले नहीं करती है कंपेयर टू दूसरी फील्ड्स। अगर मैं बात करूं जैसे इंजीनियरिंग का, तो इंजीनियरिंग में क्या होता है, आप अगर एक ऐसी जगह पे जाए जहां पे बहुत सारी इंडस्ट्री हैं,
मान लीजिए आप एक कंप्यूटर साइंस लेना चाह रहे हो इंजीनियरिंग में, और आप बैंगलोर मुंबई जैसी लोकेशन पे जाते हो, तो वहां पे आपको ज्यादा चीजें सीखने मिलती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एमबीबीएस में, तो क्योंकि एमबीबीएस मेडिकल की रिक्वायरमेंट, मेडिकल से रिलेटेड सारी चीजों की रिक्वायरमेंट हर किसी को होती है, तो लोकेशन इतना ज्यादा इंपैक्ट पे नहीं करती। बस लोकेशन का एक इंपैक्ट ये आता है कि कितने ज्यादा पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर लोकेशन की, कितना ज्यादा पॉपुलेशन है उस लोकेशन की। लेकिन यहां पे दो चीजें होती हैं। लोकेशन इन्फ्लुएंसेस द मोड ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द स्टडीज। Location influences the mode of communication in the study. The students from South India can experience language problem in North India. Obvious सी बात है, अगर आप एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट को बिलोंग करते हो और अगर आप एक ऐसी स्टेट में जाते हो जहां की नेटिव लैंग्वेज हिंदी नहीं है, जैसे कि तमिलनाडु हुआ, कर्नाटका हुआ, केरला हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, तो वहां पे आपको थोड़ा सा बैरियर आएगा। लेट्स से अगर आप सदर्न स्टेट से आ रहे हो नॉर्थ इंडिया में, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में मेजरली जो लैंग्वेज बोली जाती है एट द वेरी लोएस्ट लेवल इज हिंदी। तो ये थोड़ा सा इशू आता है। नाउ टू एलिमिनेट दिस बैरियर, ऑब्वियसली बात है आप उस लैंग्वेज को पढ़ सकते हो, बट यस दिस इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर एज वेल, दिस इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं, जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो कोई अगर मैं एक ऑप्शन बात करूं कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, कजाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन में वो आपको लोकल लैंग्वेज भी सिखाते हैं अपने कोर्स के साथ। तो उससे क्या होता है, जब आप पेशेंट से बात कर रहे हो और उन पेशेंट्स को अगर इंग्लिश नहीं आती, तो आप उनसे उनकी लैंग्वेज में बात कर सकते हो या नहीं, उनकी लैंग्वेज में बात कर सकते हो या नहीं। अब एक जो छोटी चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि अगर आप ये फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हो और थोड़ी सी भी दिक्कत आती है, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारी गाइडलाइन, हमारी हेल्पलाइन को रीच आउट कर सकते हो। वहां पे हम आपको एक एक्सपीरियंस टीम देंगे जो आपको गाइड कर पाएगी प्रॉपरली, आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करने में हेल्प करेगी। हमारे पास काफी सारे टूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम आपके नंबर के बेसिस पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके पास क्या सही ऑप्शन रहेगा। फिर चॉइस फिलिंग के मेंटरशिप आपको रहेगी, तो आपके हिसाब से, आपकी रैंक के हिसाब से, आपके स्कोर के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके लिए, और ये 1-to-1 सपोर्ट रहेगा। दैट मींस यू गेट द प्रॉपर गाइडेंस। तो इस चीज को अगर आपको हेल्पलाइन चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको हेल्प चाहिए इन योर एडमिशन जर्नी, जैसे कि मैंने लोकेशन के बारे में डिस्कस किया, मैंने फीस के बारे में डिस्कस किया, मैंने एनआरआईएफ रैंकिंग के बारे में बात किया, ये जो सारे पैरामीटर्स हैं और जो हम आगे फर्दर डिस्कस करना चाहते हैं, इनमें अगर कंफ्यूजन होता है तो आप हमारी हेल्पलाइन को रीच आउट कर सकते हो। उसका लिंक दिया गया है एज अ प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, उसको जाके फिल करो और हमारी टीम आपको गाइड करेगी, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। अब नेक्स्ट आता है रूरल सर्विस बॉन्ड। अब ये जो चीज है ये काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, काफी सारे पेरेंट्स को नहीं पता होती। वो क्या है मैं पहले बता देता हूं। सर्विस बॉन्ड आर इशूड टू सर्व स्टेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। दैट मींस आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो हमारे स्टेट को आपको एक मिनिमम ड्यूरेशन सर्व करना ही पड़ेगा, एक मिनिमम ड्यूरेशन आपको सर्व करना ही पड़ेगा। और एडमिशन बॉन्ड का मतलब यह है इश्यू टू डिस्करेज स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग देयर स्टडीज मिडवे और शिफ्टिंग टू अनदर इंस्टीट्यूशन। काफी टाइम पे ये होता है कि अगर स्टूडेंट अपनी एजुकेशन पूरी नहीं करना चाह रहा या कर पा रहा है तो यहां पे एक एडमिशन बॉन्ड भी होता है। काफी सारे इंस्टीट्यूशन में होता है, ये काफी सारे इंस्टीट्यूशन में होता है, जिसमें पेनाल्टी अराउंड 5 लाख रुपीज से 40 लाख रुपीज लग जाती है, 5 लाख रुपीज से 40 लाख रुपीज लग जाती है। और कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन में एडमिशन बॉन्ड ये भी बोलता है कि अगर आप हमें लीव करते हो मिड में तो जो टोटल फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी, जो टोटल फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये चीज आपको अपफ्रंट पता होना चाहिए कि सर्विस बॉन्ड क्या है उस इंस्टीट्यूशन में और एडमिशन बॉन्ड क्या है उस इंस्टीट्यूशन में। देखिए अब आपने अगर पूरी तैयारी करी और आपने एडमिशन ले लिया तो ऑब्वियसली बात है अराउंड 95 to 99% ऑफ द स्टूडेंट्स ड्रॉप नहीं लेते, ड्रॉप नहीं करते। लेकिन फिर भी अब अगर आप करना चाह रहे हो तो एटलीस्ट इस चीज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, इस चीज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि ये भी एक चीज होती है। बिकॉज अगर आप ड्रॉप करने वाले हो तो फिर आपको ये चीज पता होना चाहिए, फिर आपको ये चीज पता होना चाहिए। फिर आता है पेशेंट फ्लो। अब पेशेंट फ्लो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं बोल सकता हूं।
पेशेंट फ्लो को मैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर बोल सकता हूं, और उसका मैं रीजन आउटसाइड इंडिया देता हूं, फिर आपको इंडिया के सेंस में बताऊंगा। जैसे कि जो मैक्सिमम आउटसाइड कंट्रीज हैं एमबीबीएस इन वेरियस कंट्रीज लाइक रशिया हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, या फिर कजाकिस्तान की मैं बात करूं, किर्गिस्तान की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे जो स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो उनके पास एक अच्छा इन्फ्लक्स ऑफ पेशेंट्स होता है। अब जब अच्छा इन्फ्लक्स ऑफ पेशेंट्स होता है, उसका मतलब ये है कि आपकी जो लर्निंग है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारा नॉलेज गेन हो जाता है। तो सेम चीज इंडिया में भी अप्लाई होती है, जिसमें अगर आपके इंस्टीट्यूशन में एक अच्छा पेशेंट फ्लो है, एक अच्छा पेशेंट फ्लो है इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा एक्सपोजर आप गेन कर सकते हो। तो अगर आपने डिसीजन लिया है एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को चूज करने का, तो उसमें आप चेक करो कि ऑन एन एवरेज पेशेंट फ्लो कितना होता है, ऑन एन एवरेज कितना पेशेंट फ्लो होता है, ताकि जो आपका एजुकेशन है एमबीबीएस का वो अच्छे तरीके से हो सके, आप बहुत सारी चीजें सीख सके, नहीं तो दिक्कत होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, चूजिंग अ कॉलेज विथ प्रॉपर पेशेंट फ्लो एंड बेटर एक्सपोजर टू हेल्थ सिस्टम कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज हाईली फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, आपकी लर्निंग बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर पॉइंट आता है इंटरनल पीजी कोटा। ये चीज मैंने सबसे पहले डिस्कस करी थी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है? क्योंकि आपने अपना यूजी कंप्लीट किया, आप एक डॉक्टर बन गए, लेकिन अगर आपने पीजी किया तो आप एक स्पेशलिस्ट बन गए। स्पेशलिस्ट डॉक्टर की अगर मैं बात करूं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की अगर मैं बात करूं, तो आप ये भी चेक करिए कि अगर आप एक इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं तो वहां पे इंटरनल पीजी कोटा क्या है। और इंटरनल पीजी कोटे का एडवांटेज ये रहता है कि उसमें जो रिजर्वेशन होता है वो काफी हैवी होता है उन्हीं इंस्टीट्यूशन, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो कि वहां से अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं एमबीबीएस का। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है इससे, एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। और आपको एक सबसे बड़ी एडवांटेज ये मिलता है कि आपको पता है कि आपको अब क्या करना है, आपको पता रहता है कि अब आपको क्या करना है। आपने अपना अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट किया, अब आप पीजी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी सेम इंस्टीट्यूशन से, वो भी सेम इंस्टीट्यूशन से। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। होपफुली आपको सारे के सारे डिटेल्स पता चल गए होंगे, आपके पास एक फ्रेमवर्क आ चुका है कि आपको कैसे एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन को चूज करना है। अगर अभी भी कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा कि राइट ऑप्शन क्या है, या फिर एक टेंशन है कि मेरे पास क्या अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, तो उसके आप हमारे एक्सपर्ट्स को रीच आउट करें हमारे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म के थ्रू। वहां पे फिल करें अपने डिटेल्स और हमारी टीम से बात करें कि क्या आपके पास सही ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.